हाय एवरीवन। आइए मिलके पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं हिस्ट्री का आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए। देखिए यहाँ पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा रिवीजन आपका कराऊँ एक ही वीडियो के अंदर, इसलिए आपकी जो रिवीजन की वीडियो है हिस्ट्री से रिलेटेड वो 2 आएंगी। ये पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं आपके स्टार्टिंग के जो आपके 3 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स को रिवाइज कराऊंगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम रिवाइज करेंगे। अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है और आप इस वीडियो को देख लोगे तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं पूरे स्टोरी की फॉर्म में सिंपल वर्ड्स में बता दूंगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी यहाँ पर मैं बात करूंगा। जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा 3 और 6 मार्क का, वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी वीडियो होने वाली है, पूरा लास्ट तक देखना। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, बिकॉज बहुत टाइम लगता है बनाने में, पीपीटी वगैरह बनाने में। तो लाइक कर देना और कमेंट में अपना फीडबैक बताना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जिसमें मेरी शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वो वीडियो भी आप देख लेना, राइट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। वट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि आपको नोटबुक लेके बैठ जाओ। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, 1-2 दिन बाद प्रोवाइड कर दूंगा, जब इसमें मुझे कुछ एडिशन वगैरह करना है और इसमें जो भी आपके 2 चैप्टर्स रह रहे हैं उनके नोट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नीचे आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको नोटबुक लेके बैठ जानी है और जो भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है उसको आप लिख लेना। रिवीजन के दौरान आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर दो ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा, पार्ट 2 आएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, मैप के ऊपर, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए फिर, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ, अपना चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये चैप्टर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर और स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे मार्क्स फुल मार्क्स स्कोर करें उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, कुछ टिप्स वगैरह बताई थी, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है ये 10 नंबर का आने वाला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कराने वाला हूँ, ठीक है। सो हमारा पहला टॉपिक्स है द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, ठीक है। पहली बात, क्रॉनिकल्स क्या होती हैं। देखो, क्रॉनिकल्स ना हमारे लिए, हमने जो मुगल एम्पायर के बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया है, तो मुगल एम्पायर के बारे में जो भी हमने स्टडी किया है उसका जो सोर्स है वो क्रॉनिकल्स है। मतलब हमें जो मुगल एम्पायर के बारे में पता लगता है वो क्रॉनिकल्स के थ्रू ही मिलता है। सो क्रॉनिकल्स क्या है, बुक्स हैं, ठीक है, किताब है जहाँ पर एम्परर ने क्या करवा रखा है, अपने बारे में लिखवा रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये किताब है जिनके अंदर हमें जो एम्पायर है, मतलब जो भी एम्परर है, किंग है, उसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है। जैसे कि उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, कोर्ट के बारे में, नोबल्स के बारे में, कौन कौन सी लड़ाइयाँ उन्होंने की हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। सो क्रॉनिकल्स आर दी बुक, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमें जो भी मुगल एम्पायर के बारे में पता लगता है वो क्रॉनिकल्स के थ्रू ही लगता है, तो इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हमें कौन कौन सी क्रॉनिकल देखने को मिलती है, सो वो अकबर नामा है, शाहजहाँ नामा है, आलमगीर नामा है। आलमगीर नामा किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में, और अकबर ऑब्वियसली अकबर, शाहजहां ऑब्वियसली शाहजहां, राइट। सो क्रॉनिकल्स क्या होती हैं और कैसे इनकी प्रोडक्शन होती है आगे हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुगल कोर्ट है क्रॉनिकल्स, वो जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। देखो हुआ क्या था, पहले जो ये जो क्रॉनिकल्स थी ना उनको टर्किश लैंग्वेज में लिखा जाता था, लेकिन हुआ क्या, अकबर ने इस लैंग्वेज को चेंज कर दिया पर्शियन। क्यों? क्योंकि देखो पर्शियन मतलब ईरान, जो आज का प्रेजेंट ईरान है। तो वहाँ पर क्या था, उस समय क्या हो रहा था, ये जो मुगल एम्पायर के लोग थे, ये जो अकबर था, उनके कॉन्टैक्ट बन रहे थे ईरान के साथ, है ना। तो कॉन्टैक्ट बन रहे थे ईरान के साथ, उसके साथ साथ ईरान से माइग्रेंट लोग आ रहे थे, माइग्रेट करके इंडिया में आ रहे थे। तो हुआ क्या, वहाँ पर हमें उनका कल्चर आया इंडिया में। देखो कोई भी कंट्री के लोग यहाँ पर दूसरी कंट्री से इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ का कल्चर आता है ना। हम किसी कंट्री से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें उनके बारे में पता लगता है, उनके कल्चर के बारे में, तो हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें उनके बारे में क्या पता लग रहा है और हम उसको एक तरीके से अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या करता है अकबर, अकबर ने क्या किया, एक तरीके से यहाँ पर ये मोटिवेटेड हो जाते हैं एम्परर और वो अडॉप्ट कर लेते हैं इस लैंग्वेज को। तो पहले टर्किश लैंग्वेज थी, बाद में उसको पर्शियन बना दिया गया, क्रॉनिकल्स की लैंग्वेज।
उसके बाद यहाँ पर अकबर ने क्या किया, अपनी अकबरनामा लिखवाई जो कि अबुल फजल ने लिखी है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है। और उसके बाद इनके जो फादर थे अकबर के, मतलब अकबर के फादर नहीं, अकबर के ग्रैंडफादर बाबर, जो कि फाउंडर है मुगल एम्पायर के, इनकी जो बाबरनामा है जो कि बाबर ने खुद ने लिखी थी अपने हाथों से, ठीक है, उसको भी, उस बुक को भी, जो कि ओरिजिनली टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी लेकिन बाद में उसको ट्रांसफर करके, मतलब ट्रांसलेट करवा के पर्शियन लैंग्वेज में करवा दिया गया बाय अकबर। इट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं अकबर वॉज मोटिवेटेड बाय विच लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज। जो इनिशियल लैंग्वेज थी वो टर्किश थी लेकिन बाद में पर्शियन कर दी गई। यहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे टेक्स्ट को भी पर्शियन में कन्वर्ट कराया गया, ठीक है, और रज्मनामा कहा गया महाभारत को, है ना, पर्शियन लैंग्वेज में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स। तो आपको 3 मार्क में पूछा जाएगा ये, आपको यही बताना है इसके अंदर कि क्या लैंग्वेज थी, किस तरीके से चेंज किया गया, ठीक है, और किस तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, बट यहाँ पर भी मैंने लगा दिए क्वेश्चन ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। वरी मत करना बिल्कुल भी, हिस्ट्री की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मैं करवाऊंगा आपकी, है ना, आप मेरी वीडियो पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि है मनुस्क्रिप्ट की प्रोडक्शन। देखो, क्रॉनिकल और मनुस्क्रिप्ट दोनों सेम ही हैं, दोनों बुक्स ही हैं। मनुस्क्रिप्ट यहाँ पर क्या होती है, क्रॉनिकल ही होती है। तो यहाँ पर मनुस्क्रिप्ट मतलब जो कि हैंड रिटन किताब है। अब होता क्या था, जो भी बुक्स बनती थी ना वो किताब खाने में बनती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर देखो ये किताब है इनके हाथ में, इनके हाथ में बुक है ना, इनके हाथ में बुक है। तो किताब खाना होता था, लाइब्रेरी, काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जहाँ पर ये जो भी मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती थी। अब यहाँ पर होता क्या था, कई सारे लोग अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते थे बुक को बनाने में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो। डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस टास्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मनुस्क्रिप्ट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, या फिर एक्सप्लेन करना है आपको, यानी डिस्क्राइब करना है आपको प्रोसेस ऑफ मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन दी मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन का आपको प्रोसेस बताना है। तो कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो देखो यहाँ पर पहली बात, पेपर बनाने वाले, मतलब यहाँ पर ये क्या करेंगे, पेपर को कलेक्ट करेंगे और अरेंज करेंगे इसको, है ना, क्रॉनिकल्स के लिए। उसके बाद कैलीग्राफर्स जो कि अपने स्टाइल में लिखेंगे, है ना, जो मेन लिखने वाले हैं। उसके बाद वो लोग पेंटर्स जो कि पेंट बनाएंगे पेंटिंग के सीन्स को। गिल्डर्स जो कि डेकोरेट करेंगे किसको, पेजेस को। और बुक बाइंडर्स जो भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं उसको बाइंड करके प्रॉपर बुक बनाएंगे और उसका कवर भी प्रिपेयर करेंगे स्टार्टिंग का, ठीक है, ऑर्नामेंटल कवर जो कि बहुत डेकोरेटेड होता था, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लोग परफॉर्म करते थे अपने काम को अच्छे से, तो उनको टाइटल्स और अवार्ड्स भी दिए जाते थे। इट मीन्स वहाँ पर उनको अवार्ड भी दिए जाते थे, अच्छे तरीके से सैलरी भी दी जाती थी, है ना। सो हमने देख लिया कैसे क्रॉनिकल्स क्या होती हैं और उसके फीचर, उसकी लैंग्वेज, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है, कौन कौन से लोग उसको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है अकबरनामा। देखो अकबरनामा अगेन एक क्रॉनिकल है जिसको अबुल फजल ने लिखा, है ना। देखो अबुल फजल एक तरीके से यहाँ पर आगरा में, यहाँ पर जो कैपिटल सिटी आगरा, वहाँ पर ही इनका जन्म होता है, ठीक है, अबुल फजल का। अब होता क्या है यहाँ पर, क्यों अकबर ने अबुल फजल को ही चुना अपनी बुक अकबरनामा को लिखवाने के लिए। तो देखो यहाँ पर उस समय क्या था, कुछ लोग जो कि हम उनको कंजर्वेटिव उलेमा कहते हैं, उलेमा स्कॉलर्स होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के, है ना। तो कुछ उलेमा जो थे कंजर्वेटिव, जिनकी जो सोच होती है वो पुरानी होती है, वो होते हैं कंजर्वेटिव उलेमा। तो ये जो कंजर्वेटिव उलेमा थे, ठीक है, इनकी सोच पुरानी होती है। तो इनका मानना ये था कि हमें जो क्रॉनिकल्स के अंदर ना ह्यूमन के पोर्ट्रेट को नहीं डालना चाहिए, मतलब ह्यूमन की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अकबर अपोज में था इसके, और अबुल फजल भी। तो अबुल फजल एक तरीके से, अबुल फजल और अकबर की जो थिंकिंग है वो मिलती थी। यही क्वालिटीज़ थी अबुल फजल की जिनसे अकबर इम्प्रेस हो गए और इनको रख लिया काम पे कि आप मेरे बारे में लिखो, है ना। सो ही वॉज अ फोर्सफुल डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर हु कंसिस्टेंटली अपोज द व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव उलेमा। दीज क्वालिटीज इम्प्रेस्ड अकबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो अकबर जो नामा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 बुक के अंदर। पहली यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, उसमें अकबर के बर्थ के बारे में मेंशन है, उनके पिताजी के बारे में हुमायूं, बाबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वॉल्यूम में क्या लिखा हुआ है, अकबर के रियन के बारे में टिल 1602, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि किसके बीच में हुई थी, हेमू एंड अकबर, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो अकबरनामा है, यहाँ पर जो तीसरी बुक है वो क्या है, एन अकबारी है, जिसमें हमें ना सोशल लाइफ के बारे में, कल्चरल लाइफ के बारे में, एग्रीकल्चर, वीमेन, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
और यहाँ पर हर चीज़ को कवर किया गया है, हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है, जोग्राफिक हो, सोशल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कल्चरल हो, किसके अंदर, अकबरनामा के अंदर। सो अकबरनामा वॉज अ बुक विच वॉज रिटन बाय अबुल फजल, और किस तरीके से अबुल फजल और अकबर के व्यूज़ मिलते थे, ठीक है, दोनों अपोज में थे कंजर्वेटिव उलेमा के, ठीक है, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले पार्ट में क्या है, दूसरे में क्या है, थर्ड जो बुक है उसका नाम है एन अकबारी, उसमें क्या है, और हर चीज़ को ये कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अबुल फजल, है ना, द अकबरनामा अबुल फजल। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है ए यूनिफाइंग फोर्स। इसमें सुल्क की कुल पॉलिसी के बारे में बता रखा है। देखो अकबर को ये पता था कि अकबर के जो एम्पायर है उसमें कई सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। अगर अच्छे से चलना है मिलके ताकि अपने एम्पायर को एक्सपैंड करे अकबर, तो क्या करना होगा, हर किसी को फ्रीडम प्रोवाइड करनी होगी। तो अकबर एक पॉलिसी लेकर आते हैं, सुल्क की कुल नाम की पॉलिसी, जिसको हम एब्सोल्यूट पीस भी कहते हैं, ठीक है। अबुल फजल ने इस पॉलिसी को क्या बोला है, इस पॉलिसी को बोला है, अबुल फजल डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ सुल्किकुल एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द एनलाइटन रूल, ठीक है। सो सुल्किकुल पॉलिसी के अंदर क्या था, इसमें ना जो भी रिलीजन के लोग हैं उनको फ्रीडम दी गई है, आप अपने पसंद का रिलीजन फॉलो कर सकते हो और आपके पास फ्रीडम भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर अकबर ने क्या किया, 2 टैक्स थे जो कि डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स थे, जैसे कि टैक्स ऑन पिलग्रिमेज और जजिया टैक्स। ये दोनों टैक्स लगते थे नॉन मुस्लिम के ऊपर, इन टैक्स को हटा दिया गया अकबर के द्वारा। सो टैक्स ऑन पिलग्रिमेज को 1563 में हटाया और जजिया को 1564 में। ये दोनों रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करते थे, है ना, क्योंकि देखो उस समय ये जो राजा थे मुस्लिम थे, तो ये जो भी हिंदूज हैं या फिर अदर रिलीजन है नॉन मुस्लिम, उन पे ही लगाया करते थे इन टैक्स को, और ये हाई भी हुआ करते थे काफ़ी। उसके बाद यहाँ पर जो मुगल एम्परर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते थे, सपोज कल को कोई वॉर हुआ और उस वॉर में कोई भी बिल्डिंग है, भले वो टेम्पल हो, भले वो मस्जिद हो या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, उसको वो मेंटेनेंस भी कराया करते थे और उसकी रिपेयरिंग भी कराते थे और उसके लिए ग्रांट्स भी दिया करते थे, पैसा भी दिया करते थे। उसके बाद लेकिन बाद में शाहजहां और औरंगजेब जैसे राजा ने जजिया को रीइम्पोज कर दिया, ठीक है, किसके ऊपर, नॉन मुस्लिम के ऊपर। सो अकबर की सुल्क की कुल पॉलिसी क्या है, इसके बारे में हमने देख लिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देखो जो भी यहाँ पर मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, आप इसको नोट्स में लिख सकते हो, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। जब भी आप इन कीवर्ड्स को देखोगे आपको आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, याद आ जाएगी कि मैंने इस वीडियो में क्या पढ़ाया था, ठीक है, रिविजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लो पहले कि क्या क्वेश्चन आएगा सुल्किकुल पॉलिसी से रिलेटेड। सो हाउ वॉज द आइडियाज ऑफ सुल्किकुल इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसीज, तो किस तरीके से सुल्किकुल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, है ना। उसके बाद अबुल फजल हैज़ डिस्क्राइब्ड द आइडियाज ऑफ सुल्किकुल ऑफ अकबर एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज एनलाइटन रूल। देखो स्टेटमेंट कैसी भी दे दी जाए, अगर आपने ये वर्ड देख लिया ना, इस वर्ड पे आपने ध्यान दे दिया, सुल्किकुल, यहाँ पर भी सुल्किकुल, आपको उसके बारे में ही मेंशन करना है। सीबीएसई में यही होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो आपको लगता है अरे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। पढ़ा है आपने, बस स्टेटमेंट दे दी जाती है, आपको समझने की देरी है, आपको उसके रिलेटेड ही लिखना है, वहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं जो कि है मुगल कोर्ट। देखो यहाँ पर हम देखें तो अकबर का या फिर किसी भी किंग का दिन कैसे स्टार्ट होता था, तो वो सुबह उठते थे, अपना काम वगैरह करते थे, अपना जो भी उनका वॉशरूम वगैरह जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसके बाद वो अपनी रिलीजियस प्रेयर्स वगैरह करते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, अपनी बालकनी में आया करते थे, ठीक है, और जिसको झरोका यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, और वो ईस्ट की तरफ फेस करके जहाँ पर सनराइज होता है, ठीक है, वहाँ पर खड़े हो जाया करते थे। अब होता क्या था, यहाँ पर कुछ लोग उनका पहले से इंतजार करते थे, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, वीमेन, ठीक है। देखो उनका मानना ये था कि अकबर यहाँ पर आएंगे या फिर कोई भी किंग आएगा। अकबर मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज झरोका दर्शन की पॉलिसी को अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसमें अकबर या फिर कोई भी किंग बाहर आते थे बालकनी में, ठीक है, और लोग यहाँ पर खड़े होते थे ताकि वो दर्शन कर सकें किनका, किंग का, है ना। तो यहाँ पर हर कोई आता था। देखो यहाँ पर होता क्या था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाया करता था। सो इसको इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। इसका बेनिफिट यही था कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाया करता था। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम बताया करते थे और उनका मानना यह था कि अगर हमने किंग के दर्शन कर लिए तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर किंग ने अपनी पावर को, इंपीरियल अथॉरिटी को ब्रॉड करने के लिए इसको स्टार्ट किया। तो 2 इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। पहला फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाए और दूसरा इंपीरियल अथॉरिटी वाला कि अपनी पावर को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर किंग है और किस तरीके से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं इनके व्यू के लिए, इनके दर्शन के लिए, है ना। सो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ झरोका दर्शन विच वॉज स्टार्टेड बाय अकबर, ठीक है। यहाँ पर ये बालकनी में आते थे, लोगों को अपने दर्शन देते थे,
ठीक है, और लोग इनका वेट करते थे, हर तरह के लोग यहाँ पर आते थे, राइट। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दीवाने आम एंड दीवाने खास। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूँ। हेयर यू कैन सी द क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द एम्परर बिगन हिज डे इन द बालकनी। देखो यहाँ पर बालकनी वाला आपका जो टॉपिक है दीवाने आम दीवाने खास वाला, प्लस में ये झरोका दर्शन वाला कनेक्ट कर दिया और 3 मार्क में पूछ लिया, ठीक है। सो बालकनी वाले में आपको बताना है किस तरीके से वो आते थे, लोग वेट करते थे, और दीवाने आम एंड दीवाने खास वाला मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो दीवाने आम एक तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी इस टाइप की, यहाँ पर जो किंग है वो आते थे। देखो दीवाने आम, ये याद रख सकते हो आप, दीवाने आम मतलब आम लोगों से मिलना, और दीवाने खास में क्या करते थे, वो खास लोगों से मिलते थे। तो ये पब्लिक हॉल हुआ करता था, यहाँ पर कई तरह के लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और कई सारे ऑफिसर्स आते थे पीपल के बिहाफ में उनकी प्रॉब्लम लेके, ठीक है। यहाँ पर स्टेट ऑफिशियल्स आते थे, प्रेजेंट करते थे रिपोर्ट्स को, रिक्वेस्ट करते थे किंग से कि हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, हमें पैसा दे दो, हमारे लिए रोड बनवा दो, ठीक है। तो एक तरीके से ये पब्लिक हॉल था जहाँ पर पीपल आते थे और किंग उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करता था, है ना। उसके बाद यहाँ पर दीवाने खास के अंदर अगर हम देखें तो दीवाने खास में ये प्राइवेट हॉल था जहाँ पर पब्लिक अलाउ नहीं थी। यहाँ पर मिनिस्टर्स आते थे जो कि अपनी दलीलें लेकर आते थे, पिटीशंस लेकर आते थे, वही प्रॉब्लम्स लेकर कि हमारे पास मनी नहीं है, ठीक है, हमें इस तरीके से हमें ये करवाना है अपने स्टेट के अंदर। सो पिटीशंस लेकर आते थे, प्रॉब्लम्स बताते थे कि हमारे किंगडम में क्या प्रॉब्लम हो रही है किंग को, कि आपको ये सब सॉल्व करना है। ये टैक्स ऑफिशियल से मिला करते थे, वो अकाउंट्स वगैरह दिया करते थे किंग को कि देखो इस जगह से हम इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कल को कोई वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है तो उस बिल्डिंग के प्लान को वो देखते थे कि कौन सी बिल्डिंग बनाएंगे, आर्किटेक्ट वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, कब वो कंप्लीट होगी। ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से हमारे पीएम मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, हर कोई आता है। तो उस तरह से यहाँ पर आप बोल सकते हो मीटिंग टाइप के यहाँ पर ये हॉल था जहाँ पर मीटिंग होती थी, और प्राइवेट जो भी यहाँ पर हॉल था और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उनसे मिलते थे, है ना, किंग। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर है हमारा इंपीरियल हाउस होल्ड। तो देखो इंपीरियल हाउस होल्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय विमेन ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड इन द मुगल एम्पायर। तो क्या रोल प्ले किया जाता था वीमेन के द्वारा इन द इंपीरियल हाउस होल्ड। उसके बाद आपको डिस्टिंक्टिव फीचर बताने इंपीरियल हाउस होल्ड ऑफ द मुगल एम्पायर। सो ये 6 मार्क में आपसे पूछा जाएगा। आइए स्टडी करते हैं। तो देखो जो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ल्ड है मुगल का, यानी इनका इंपीरियल हाउस होल्ड, ठीक है, उसके लिए हरेम एक वर्ड यूज़ किया गया है ना। उसके बाद इनके जो घर है उसमें कौन कौन से लोग हुआ करते थे, तो एम्परर होगा, उसकी वाइफ होगी, कॉन्क्यूबाइंस होंगी, ठीक है। कॉन्क्यूबाइंस वाइफ की तरह होती है बट इनका जो स्टेटस होता है वो वाइफ से थोड़ा कम होता है। इनके नियर और डिस्टेंट रिलेटिव्स, है ना, जैसे कि मदर हो गई इनकी, है ना, स्टेप मदर यहाँ पर हम बोल सकते हैं, या फिर इनकी एक तरीके से मदर इन लॉ, स्टेप मदर, फोस्टर मदर, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, आंट्स, चिल्ड्रन, और फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। पॉलीगैमी को प्रैक्टिस किया जाता था। पॉलीगैमी के अंदर एक पर्सन की कई सारी वाइफ्स होती हैं, और यहाँ पर होता क्या था, जो किंग है वो क्या करता था, किसी से भी मैरिज कर रहा है तो वो बहुत सारा लैंड लिया करता था दहेज में, डॉवरी में, है ना। यहाँ पर ये डॉवरी होगा, DOWRY। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखें तो एक तरीके से डिफरेंस था उसमें, जो कि वाइफ रॉयल बर्थ की है, मतलब उनकी जो वाइफ है अगर वो रॉयल बर्थ है, मतलब एक तरीके से किसी राजा की बेटी है वो, है ना, तो उसमें, या फिर कोई ऐसी वाइफ उनकी जो कि नॉर्मल घर से थी, है ना, और किंग ने उनसे शादी कर ली, ठीक है। तो एक तरीके से डिफरेंस क्या रहता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से डिफरेंस था उस वाइफ में जो कि नोबल बर्थ है जिसका, ठीक है, और जिसका नोबल बर्थ नहीं है, जो कि सिंपल घर से थी, है ना। तो यहाँ पर इन द मुगल हाउस होल्ड ए डिस्टिंक्शन वॉज मेंटेन बिटवीन वाइफ्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, जो रॉयल फैमिली से आया करती थी, और कुछ इनकी दूसरी वाइफ जो कि नॉर्मल थी, ठीक है, जिनके फादर किंग वगैरह नहीं थे। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं वीमेन का क्या रोल है। तो देखो नूर जहान यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि जहांगीर की वाइफ थी, इनका इंपॉर्टेंट रोल था, ये भी क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर मुगल की जो क्वींस हैं, प्रिंसेस है, वो भी एक तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्स को कंट्रोल करती थी। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जैसे कि शाहजहां की डॉटर जहान आरा एंड रोशन आरा। ये क्या करती थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं इनको सैलरी दी जाती थी, एनुअल इनकम दी जाती थी। कोई अगर मनसबदार है ना, मनसबदार एक ऑफिसर हुआ करता था, उनके इक्वल इनको सैलरी दी जाती थी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी। मतलब कहने का ये है कि ये भी एक तरीके से काम करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है,
हेल्प कराती थी। तो ये वीमेन का रोल यहाँ पर हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जहां नारा, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक तरीके से इन्हें रिवेन्यू मिलता था, तो जो भी अगर सूरत से जो भी रिवेन्यू आ रहा है वो जहानारा को मिलता था, जो कि डॉटर थी, बेटी थी किसकी, शाहजहां की। उसके बाद जहानारा ने क्या किया है, जो भी बाजार है चांदनी चौक का, उसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। इट मीन्स हम देख सकते हैं वीमेन का भी वहाँ पर रोल है। और वीमेन कुछ किताबें भी लिखती थी, क्रॉनिकल, जैसे कि हुमायूं की यहाँ पर हम देख सकते हैं, हुमायूं की बहन, ठीक है, तो हुमायूं की बहन ने गुलबादन बेगम, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हुमायूं नामा लिखी है, जो कि हुमायूं के बारे में है, जो कि अकबर के फादर थे, ठीक है। सो ये वीमेन का रोल था और ये था इंपीरियल हाउस होल्ड ऑफ द मुगल्स। क्वेश्चन आएगा, आंसर लिख देना उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि है बियॉन्ड द सेंटर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो भी प्रोविंसेस थे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, तो देखो टॉप लेवल पे एम्पायर था, उसके बाद प्रोविंसेस थे जिनको सूबास कहा जाता था, SUBAS सूबास, है ना, 15 प्रोविंसेस थे यानी स्टेट्स। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट थे जिनको सरकार कहा जाता है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट थे, परगाना, और उसके बाद विलेजेस थे। तो आप अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है या फिर 6 मार्क का, ये बना के ज़रूर आना। बुक में गिवन नहीं है बट आप बना के आओगे तो एग्जामिनर के, ठीक है, एक तरीके से वो सोचेंगे कि जो स्टूडेंट है उसको काफ़ी नॉलेज है, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर गवर्नर हुआ करता था, सूबेदार, सूबास का हेड, यहाँ पर तो किंग हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फौजदार हम कह सकते हैं। सो ठीक है, तो द सरकार्स इनटू विच इट सूबा वाज डिवाइडेड often overlapped with the jurisdiction of फौजदार्स who were deployed with contingents of heavy cavalry in districts, है ना। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर हम बोले परगाना, सब डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलेज के लेवल पे या फिर सब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमें ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कनुंगो, है ना, चौधरी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और काजी। तो यहाँ पर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जो सब डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट वाला हमारा ये है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट था ना, हर डिपार्टमेंट एक तरीके से लार्ज स्टाफ एक तरीके से एम्प्लॉय करके रखता था, स्टाफ क्लर्क का, अकाउंटेंट का, ऑडिटर्स का, मैसेंजर का, और अदर फंक्शनरीज, है ना। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कई सारे वहाँ पर टाइप के लोग थे, ठीक है, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स का, ठीक है, मैसेंजर यहाँ पर होते थे, और ऑडिटर्स वगैरह ये सभी लोग यहाँ पर होते थे। तो एक तरीके से पूरा क्वालिफाइड एक तरीके से ऑफिशियल्स वहाँ पर थे, जो कि अपने अकॉर्डिंग सारे काम करते थे, और इन्हें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू काम करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं पर्शियन जो थी वो लैंग्वेज बनाई गई किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन की। सो जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अकबर ने क्या किया था, हर लैंग्वेज को, क्रॉनिकल की लैंग्वेज हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हो, उसको टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट करा दिया था, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ द मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिड द सेंटर कंट्रोल द प्रोविंसेस, कैसे वो कंट्रोल करता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर गवर्नर है, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं प्रोविंसेस, सूबाज हैं, सूबेदार हैं, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर हमें कनुंगो, चौधरी और काजी ये सब ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। और हर हर एक तरीके से अगर हम देखें हर पार्ट में, ठीक है, हर डिवीजन में हमें ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं काम को संभालने के लिए, भले वो सूबा हो, भले वो परगाना हो, मतलब वो सरकार हो या फिर परगाना हो, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके अलग अलग हेड होंगे प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, राइट। सो ये था हमारा चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था। सो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लाया गया 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। सो इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके अंदर ये था कि क्या करना होगा, जमींदार है उसको क्या करना होगा, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करना होगा, और किसको देना होगा, ब्रिटिशर्स को देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो जो ज़मींदार की लैंड है उसको ऑक्शन कर लिया जाएगा, उसकी बोली लगा दी जाएगी, ठीक है। ये था इस सिस्टम के अंदर। सो दिस वॉज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर एक तरीके से कि जो ज़मींदार हैं वो पेमेंट नहीं दे पाते थे। और यहाँ पर एक और चीज़ जान लो, 95% जो भी यहाँ पर ये ऑक्शन होते थे ना, वो फिटिशियस होते थे, मतलब यहाँ पर फेक होते थे। देखो अगर यहाँ पर पीजेंट एक तरीके से पीजेंट ज़मींदार को टैक्स नहीं दे रहे तो ज़मींदार ब्रिटिशर्स को नहीं दे पाएगा, है ना। उसके बदले क्या होगा, इनकी जो लैंड है उसको ऑक्शन कराया जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पर ऑक्शन जो थी वो फेक होती थी, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए टॉपिक ये है कि ये जो ज़मींदार से वो पेमेंट क्यों नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि अगर पीजेंट ही ज़मींदार को नहीं दे रहे तो ज़मींदार कहाँ से ब्रिटिशर्स को देंगे। तो आप इसको ये मान के चलना कि पीजेंट्स क्यों नहीं टैक्स दे पा रहे थे, क्योंकि देखो जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी,
है ना। और एग्रीकल्चर का जो प्राइस था वो पहले से ही कम था। एग्रीकल्चर का प्राइस वहाँ पर मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस कम है, मार्केट में कम मिल रहा है पीजेंट को, तो वो कहाँ से देंगे टैक्स, है ना। उसके बाद जो रेवेन्यू था ना वो इनवेरिएबल था, आई मीन जो रेवेन्यू था दैट वाज फिक्स। तो अगर यहाँ पर ये रेवेन्यू फिक्स है, ठीक है, तो कल को प्रोडक्शन भी कम हो रही है तब भी इन्हें देना पड़ता था और यहाँ पर पंचुअली देना पड़ता था इनको। उसके बाद यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इससे क्या हुआ, ठीक है, जमींदार की जो पावर है वो कम हो गई। पहले वो कंट्रोल करते थे पीजेंट्स के ऊपर, है ना, लेकिन अब इनकी जो पावर है वो पहले से कम हो गई क्योंकि यहाँ पर जो जोटेदार थे वो भी पावरफुल होते जा रहे थे। तो इनकी पावर पावर कम हो गई थी। और क्यों, इसका इसके पीछे का रीज़न भी था कि जो लैंड है इनकी, इसका ऑक्शन हो रहा था, तो इसकी वजह से इनकी जो पावर है वो कम होती गई। तो ये सभी कारण थे कि डिमांड ज़्यादा थी, टैक्स ज़्यादा था, जो कि टैक्स फिक्स भी था, चेंज भी नहीं होता था यहाँ पर ये, ठीक है, कम भी नहीं करते थे वो, हर टाइम पे रेगुलरली उनको देना पड़ता था, ठीक है, सनसेट लॉ था उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के वो भी उस समय कम चल रहे थे, ठीक है, तब भी उन्हें देना पड़ता था। और यहाँ पर एक तरीके से जो ज़मींदार की पावर थी वो कम हो गई थी। तो इनकी पावर कम है तो वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करते थे और डोमिनेंस नहीं करते थे, डोमिनेट नहीं करते थे पीजेंट के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से पीजेंट इनको टैक्स नहीं देते थे और फर्दर ज़मींदार टैक्स नहीं दे पाते थे, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल व्हाई द जमींदार रेगुलरली फेल टू पे द लैंड रिवेन्यू डिमांड। क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो कम थी, ठीक है, प्राइसेस उन्हें कम मिलते थे, है ना। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उन्हें प्राइसेस कम मिलते थे और उसके साथ साथ ये फिक्स था, है ना। और इनकी जो पावर थी वो भी बहुत कम होती जा रही थी, इसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे पीजेंट्स को, ठीक है। पहले वो डरा धमका कर उनसे लोन ले लिया करते थे, मतलब लोन मतलब टैक्स का पैसा ले लिया करते थे, अब वो नहीं ऐसा कर पा रहे थे, ठीक है, पावर ही नहीं है उनके पास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइस ऑफ जोटेदार्स। तो देखो जोटेदार्स एक हम कह सकते हैं कि ये क्या वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिच पीजेंट्स होते हैं, ये वास्ट एरिया जो है लैंड का उसको एक्वायर करके रखते थे, है ना, लोकल ट्रेड करते थे, मनी लैंडिंग करते थे, मतलब लोन दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही क्या करते थे, पावर एक तरीके से करते थे, पावर बना के रखते थे, इमेंस पावर ओवर दी पुअर, मतलब पुअर के ऊपर डोमिनेट करते थे, है ना, उनको उनको लोन वगैरह देकर, है ना, ट्रेड वगैरह कंट्रोल करके। तो एक तरीके से यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये इफेक्टिव बनते जा रहे थे ज़मींदार से भी ज़्यादा, है ना। और उसके साथ साथ ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि पीजेंट्स को कि आप टैक्स मत देना, जिससे ज़मींदार की लैंड ऑक्शन होगी और उसको हम खरीद लेंगे। उसके बाद जो जोटेदार थे वो बहुत पावरफुल बनते जा रहे थे नॉर्थ बंगाल में, इनको हौलादार्स, है ना, और घंटीदार्स या मंडल्स भी कहा जाता था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जोटेदार थे वो बहुत पावरफुल होते जा रहे थे उस समय, और ये सभी कारण थे उनके पावर की उनका जो पावर है उसके बढ़ने के पीछे, ठीक है, कि टैक्स को कलेक्ट करना वहाँ पर, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोकल ट्रेड है, मतलब टैक्स को कलेक्ट करते थे जमींदार, बट जमींदार पे ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ उनसे भी इफेक्टिव थे, ट्रेड को कंट्रोल करते थे, मनी लैंडिंग करते थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये आएगा, जोटेदार्स इनएविटेबली वीकेंड जमींदार्स इन बंगाल बाय द 18th सेंचुरी, गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो जोटेदार्स ने वीक कर दिया था जमींदार्स को, इट मीन जोटेदार्स की जो पावर थी वो कैसे बढ़ती जा रही थी, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी वो करप्शन कर रही थी, है ना। वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, पैसा लेकर अपने इंग्लैंड में जाते थे। तो हुआ क्या, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारी कमेटीज़ को सेटअप किया, ठीक है। उनमें से कमेटी थी सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी ने क्या किया, अपनी अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो उनमें से 5वीं रिपोर्ट थी जिसके बारे में आपकी बुक में मेंशन है। तो ये 5वीं रिपोर्ट को 1813 में क्या किया गया, सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसमें 102 पेज थे, जिनमें से 800 पेज में क्या क्या बता रखा था कि जो जमींदार्स हैं, रियॉट्स हैं, उनकी पिटीशंस, उनकी दलीलें, है ना। और एक तरीके से रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, स्टैटिस्टिकल टेबल ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, यानी कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है ना। और उसके साथ साथ बंगाल और मद्रास का एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, मतलब जुडिशियल और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से करप्शन हो रहा था ताकि कंट्रोल किया जा सके कंपनी के ऊपर, है ना। इसलिए यहाँ पर ये कमेटी बिठाई गई और इसने रिपोर्ट दी। तो एक तरीके से यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बुराइयाँ करी कंपनी की, कि कंपनी क्या करे, करप्शन कर रही है, वहाँ के लोगों को सताया जाता है, ठीक है, और टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी अपना ही फ़ायदा देख रही है। इसके बाद कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे यहाँ पर लॉज वगैरह और पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है, पास किए गए,
ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फिफ्थ रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड। सो ये था फर्स्ट पेज फिफ्थ रिपोर्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम दी सिलेक्ट कमेटी ऑन फाइनेंस। सो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनेंगे, तीनों को आप रीड कर लो। देखो, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। उसके बाद आर्ग्यूमेंट एंड एविडेंस ऑफर्ड बाय द फिफ्थ रिपोर्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं या फिर क्रिटिकली एग्जामिन करना है फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हो एंड दी प्लो वाला, यानी पहाड़ीज एंड संथल। तो देखो, फ्रैंकिस बुकानन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, चाहती थी पूरे जो भी एरिया है बंगाल के उन पे उनका कंट्रोल हो। तो उन्होंने क्या किया, फ्रैंकिस बुकानन जो कि फिजिशियन थे उनको भेजा गया राजमहल हिल्स में, ठीक है। तो हिली एरिया राजमहल हिल्स जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में लोकेटेड है, वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ पर जाके ये देखते हैं कि कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, जैसे कि पहाड़ी एक नाम की एक ट्राइब वहाँ पर रहती थी जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करती थी, ठीक है। इनके लाइफस्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इनका काम था फॉरेस्ट के जो भी हैं उनको फॉरेस्ट को जलाना, उस पर एग्रीकल्चर करना, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये क्या करते थे, जहाँ पर ये क्या करते हैं, एक पार्ट में एग्रीकल्चर करके फिर शिफ्ट करके दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, फिक्स नहीं करते ये, ठीक है, सैटल्ड कल्टीवेशन नहीं करते। तो यहाँ पर ही क्या करते थे, पल्सिस मिलेट्स एक तरीके से ग्रोथ करते थे, उनको उगाते थे, है ना। और वो हो का यूज़ करते थे। हो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ हो, इसका वो यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में, है ना। उसके बाद ये महुआ एक टाइप का फ्लावर इसको कलेक्ट करते थे, ठीक है, फूड के लिए, सिल्क कुकून्स रेसिन को सेल के लिए, और वुड को चारकोल प्रोडक्शन के लिए। इनके चीफ क्या करते थे, यूनिटी मेंटेन करते थे आर्मी की, है ना, डिस्प्यूट्स को सेटल करते थे, और अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो एक तरीके से ट्राइब को उतारते थे बैटल में, ठीक है, दूसरे ट्राइब के अगेंस्ट में। उसके बाद होता क्या था, कभी कभी ये जमींदार जो थे ना, मतलब ये जमींदार वगैरह अपना काम कर रहे हैं तो ये पहाड़ीज अटैक कर दिया करते थे जमींदार के ऊपर। तो वो क्या करते थे, पैसे दिया करते थे इनको पहाड़ीज को कि आप मेरे पे अटैक मत करना, उसके बदले पैसे ले लो। तो इसको परचेस पीस कहते हैं, कि पीस को परचेस करते थे रेगुलर ट्रिब्यूट देकर। उसके साथ साथ ट्रेडर्स वगैरह बोलते थे कि आप हमें अपना जो रास्ता है वो यूज़ करने दो ट्रेडिंग के लिए, और उसके बदले पैसे ले लो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट चाहती थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ये एग्रीकल्चर करें, और एग्रीकल्चर करें और अंडर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन्हें टैक्स मिले, ठीक है। लेकिन ये तैयार नहीं थे। तो उस समय होता क्या, अगस्तस क्लीवलैंड 1780s के अंदर वो क्या करते हैं, एक पॉलिसी लेकर आते हैं पैसिफिकेशन की, जिसमें उनके जो चीफ होते हैं उनसे एक अग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि आपको हम क्या करेंगे, एनुअल अलाउंसेस दे देंगे, उसके बदले आपको क्या करना होगा, अपना लैंड हमें देना होगा, ठीक है। तो ये था किसके अंदर, एक तरीके से पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अग्रीमेंट के अंदर। तो इसको साइन कर लिया गया। अब होगा क्या यहाँ पर जो भी एक तरीके से ये लोग थे, ठीक है, इनको बोला जा रहा था कि अब आप आगे मूव करो अपनी हिल्स के टूवर्ड्स, है ना। मतलब इनका जो लैंड था उसको छीना जाने लगा, ठीक है, इस पॉलिसी के अंडर, ठीक है। और वो क्या करते थे, ये जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि इस लैंड को हम किसी एक ऐसी ट्राइब को दें जो कि एग्रीकल्चर करे, और उन्हें होपफुली वो ट्राइब मिल भी जाती है। एंड दैट ट्राइब वॉज वॉट, दैट ट्राइब वॉज संथल। तो संथल एक ट्राइब होती है जो कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर किया करते थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहाड़ी का जो लैंड था उसको वो डिमार्केट करके वो किसको देते हैं, संथल को देते हैं, जिसको हम दमीनी को कहते हैं। सो व्हाट वाज दमीनी को वॉज द पार्ट ऑफ लैंड जो कि पहाड़ी से लेकर संथल को दिया जाता है ताकि वो उस पर एग्रीकल्चर कर सकें, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, अब देखो यहाँ पर लैंड दे दिया गया, अब इन्हें टैक्स देना है। अब ये टैक्स नहीं दे पाते थे, टैक्स को पे करने के लिए जाते थे मनी लेंडर्स के पास, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे इनसे, है ना। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसको पे करने के लिए इन्हें कहीं और से मनी लेनी पड़ेगी। मतलब ये डैप ट्रैप के बारे में आपने सुना होगा, कर्जे की साइकिल में फंस गए थे, ठीक है। और इनकी जो लैंड थी वो इनके हाथ से छीनती जा रही थी, क्योंकि अगर ये टैक्स का जो मतलब ये जो लोन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा और लोन का पैसा नहीं दे पा रहे मनी लेंडर को, तो उसके बदले अपनी लैंड को देना पड़ता था इन्हें, है ना। तो इनकी जो लैंड थी वो स्लिप कर रही थी इनके हाथ से। तो यहाँ पर क्या था, तो इन्होंने सोचा कि अब टाइम आ गया, हमें रेबल करना चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, ठीक है। जमींदार क्योंकि फोर्स करते थे टैक्स देने के लिए, और जमींदार मनी लेंडर क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनसे चार्ज करते थे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकलता है इसका, संथल रिवोल्ट होता है 1855-56 के अंदर, है ना। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, संथल रिबेलियन बाय ह्यूमैनिटीज़ लवर, आपको वीडियो मिल जाएगी, 4 मिनट की वीडियो, बहुत अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। सो पहाड़ी वाला आपका जो टॉपिक है उससे क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। एक्सप्लेन करना है आपको हाउ द पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल्स यूज टू अर्न देयर लिवलीहुड ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो वो कैसे अपने लिवलीहुड को अर्न करते थे, यानी आपको वो क्या क्या करते थे वो आपको बताना है। ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका संथल के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, वट वॉज दोमिनिको, वाई डिड संथल्स रेसिस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, रीजन आपको देने हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपना। आगे हमारा जो है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इस वीडियो के अंदर, ठीक है, जो कि रेबल्स एंड राज। ये इसमें हमें 1857 के रेवोल्ट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, सो 1857 का रेवोल्ट क्या था। सो देखो यहाँ पर म्यूटिनी जो थी 1857 के रेवोल्ट की, वो कैसे स्टार्ट होती है। तो 10th में 1857 में जो भी सीपॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, बैल ऑफ आर्म को वो सीज कर देते हैं, है ना, और वो जो ट्रेजरी है, खजाना है, उसको प्लंडर कर लेते हैं। बैल ऑफ आर्म वो प्लेस होती है जहाँ पर आर्म्स को, वेपन्स को रखा जाता है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग को अटैक कर दिया जाता है, उसके ऊपर जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ, पुलिस, ठीक है, इन सबको आग लगा दी जाती है। जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको आग लगा दी जाती है ना। और ये बोलते हैं कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं, जो भी वाइट लोग हैं, हमारे ये टारगेट हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसी जगह में जाकर वो मनी लैंडर्स, रिच जैसे जो लोग होते हैं, उनके हाउसेस को जला देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेज वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो उनके हाउस को लूट किया जाता है, लूटपाट मचाई जाती है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो इंडिविजुअल, जो ये ब्रिटिशर्स थे, वो क्या कर रहे थे, अपनी और अपनी जो फैमिली की लाइफ है उसको सेव करके वो भाग रहे थे। और एक ब्रिटिश ऑफिसर ये भी बोलते हैं कि इस तरीके से इनके हाउस को जलाया जा रहा था, अंग्रेजों के हाउसेस को, मनी लैंडर के हाउसेस को, कि जिस तरह से ये जो हाउसेस हैं ये काट के बने हों। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एक तरीके से जल्दी, ठीक है, और क्या किया जा रहा था, वहाँ पर जो भी हाउसेस थे इनके, उनको कोलैप्स करा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस समय तक यहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उनसे लोग तंग आ गए थे और इन्होंने रेवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसको हम 1857 का रेवोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो म्यूटिनी है वो कैसे स्टार्ट होती है, तो किस तरीके से वो क्या करते हैं, हर चीज़ को आग लगा देते हैं, प्लंडर करते हैं, सीज कर लेते हैं बैल ऑफ आर्म्स को। ठीक है, वाइट जो भी होते हैं ब्रिटिशर्स, ये उनके टारगेट बन जाते हैं और वो उनके हाउस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एक यहाँ पर बोलते हैं ब्रिटिश, यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है कि किस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर उनके हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है कि जैसे वो एक तरीके से कार्ड से बने हों। ठीक है, मतलब बहुत ईजिली तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन कौन से फॉलोवर्स थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बहादुर शाह, ठीक है, जो कि इनके लीडर बने, है ना। इनसे ये बोलते हैं जो भी सीपॉयज थे कि आप हमारे लीडर बन जाओ, बिना लीडर के हम यहाँ पर रेवोल्ट नहीं कर सकते अच्छे से। जो यहाँ पर नाना साहिब है, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे, ये भी रेवोल्ट में उतरते हैं। रानी लक्ष्मीबाई उतरती हैं, ठीक है, जो इनके पीछे रानी लक्ष्मीबाई जो इन्वॉल्व होती हैं इस रेवोल्ट में, इसके पीछे का रीज़न था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी, ठीक है, तो इस पॉलिसी की वजह से यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रेवोल्ट में उतरती हैं, क्योंकि इनका जो झांसी का किंगडम था वो खतरे में था। कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह जो कि लोकल जमींदार थे अरहा इन बिहार, ये भी रेवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। वाजिद अली शाह के बारे में अभी हम देखेंगे, अवध की स्टोरी, है ना। और उसके बाद लोकल जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो अर्ज करते हैं पीजेंट्स को, जमींदार्स को, ट्राइबल्स को कि वो क्या करें, एक तरीके से रेवोल्ट करें, जो लोकल लीडर्स होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर शाहमल जो थे, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो शाहमल वाला टॉपिक है, और मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये आपकी बुक में बॉक्स की फॉर्म में गिवन है, जो कि जब मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपको ये वाला टॉपिक करा दूंगा। सो ये सभी लीडर्स थे, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, और यहाँ पर नाना साहिब, तांत्या टोपे, है ना, कुंवर सिंह, शाहमल, पीजेंट्स, है ना, और एक तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर पीजेंट, जमींदार, ट्राइबल्स, तो ये सारे लोग भी इन्वॉल्व थे किसमें, 1857 के रेवोल्ट में। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रूमर्स एंड प्रोफेसीज। तो रूमर्स और प्रोफेसीज, ठीक है, प्रोफेसीज मतलब, रूमर तो आपको पता होगा अफवाह वगैरह जो होती हैं, प्रोफेसीज मतलब भविष्यवाणी, है ना। तो कुछ ऐसे रूमर्स वगैरह भी फैले थे जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रेवोल्ट में। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, काव और जो पिग का फैट है उसको, ठीक है, उसको यूज़ कर रही है बुलेट्स बनाने में, है ना। तो जो कार्ट्रिजेस बनाए जा रहे हैं, कारतूस बनाया जा रहा है, उसमें काव और पिग के फैट को यूज़ किया जा रहा है, जिससे हमारा रिलीजन और कास्ट करप्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये बोला जाता है, तो यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर एक लो कास्ट का मेंबर आकर, ठीक है, एक ब्राह्मण सीपॉय से बोलता है, ठीक है, कि आप हम मुझे थोड़ा पानी दे दो अपने लोटा में से। लेकिन वो ब्राह्मण बोलता है कि मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप लोअर कास्ट के हो।
तो वो बोलता है लो कास्ट का पीपल कि आपको अपनी कास्ट कितनी परवाह है ना, अभी देखना ब्रिटिशर्स क्या कर रही है, कई सारे ऐसे काम कर रही है जिनसे आपका जो रिलीजन है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो रिलीजन है वो करप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं रूमर्स वगैरह फैले हुए थे वहाँ पर, है ना। तो देयर वॉज यहाँ पर ही रूमर भी था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उस समय, डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे कास्ट को, रिलीजन को, हिंदू एंड मुस्लिम के रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रही है और कन्वर्ट करा रही है इंडियंस को क्रिश्चियनिटी की तरफ, है ना। और ये रूमर भी फैला था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो फ्लोर है आटा है उसमें क्या कर रही है, काव और पिग का जो एक तरीके से बोन का डस्ट है, हड्डी का चूरमा है, उसको मिला रही है उसमें। ठीक है, तो ये कुछ रूमर्स और प्रोफेसीज फैले थे 1857 के रेवोल्ट में, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रूमर एंड प्रोफेसीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के रेवोल्ट में, आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद रेफरेंस टू दी रेवोल्ट ऑफ 1857, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो कैसे यहाँ पर काउ एंड पिग के फैक्ट को यहाँ पर बुलेट में मिलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर लोटा वाला आप लिख सकते हो, हिंदू एंड मुस्लिम को कन्वर्ट कराया जा रहा है, उनके कास्ट और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा था, है ना, बॉन डस्ट को मिलाया जा रहा था, ये सारी चीज़ें, बॉन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग फैट फ्लोर में। उसके बाद अवध की स्टोरी के ऊपर 11 मिनट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पहले से अपलोड कर रखी है मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप उस वीडियो को देख लेना, इससे एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी यहाँ पर है आप यहाँ पर पढ़ लो, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे। पहले क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एग्जामिन द पार्टिसिपेशन ऑफ द तालुकदार्स ऑफ अवध इन द रेवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। सो 1851 में होता क्या है, लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर जनरल, वो अवध को एक चैरी बोलते हैं कि अवध एक चैरी है जो कि हमारे माउथ में गिरेगी, यानी वो एक टाइम पे क्या करेंगे, अवध को एनेक्स कर लेंगे। 1856 में होता यही है कि अवध को एनेक्स कर लिया जाता है ना। और 1801 में सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है अवध के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या रीज़न था, अंग्रेज पीछे पड़े थे अवध के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सॉइल थी वो अच्छी थी ताकि वो इंडिगो और कॉटन की खेती करवा सकें और मार्केट बना सकें अवध को, जहाँ पर अपने सामान को बेच सकें अवध में, है ना। उसके बाद यहाँ पर इनके जाने से अब यहाँ पर होता क्या है, वाजिद अली शाह जो कि उस समय के नवाब थे अवध के, उनको बोला जाता है कि आप कलकत्ता निकलो, आप ढंग से शासन नहीं कर रहे हो, मिस गवर्नेंस का आरोप देकर उन्हें कलकत्ता भगा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर इनके जाने के बाद लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वो लेमेंट यानी कि दुख भरे सॉन्ग आते हैं, है ना। और वो ये बोलता है कि जो लाइफ हमारी बॉडी से चली गई, ठीक है, और हमारी जो लाइफ है वो लाइफलेस हो गई। और इनके जाने के देखो इनके मतलब जब ये रूलर थे तो वो कई सारे जो यहाँ पर म्यूजिशियन, डांसर, पोएट, आर्टिशन, कोर्ट, ठीक है, कुक्स मतलब रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, इनको वो अपने कोर्ट में रखा करते थे ताकि अपना काम वो अच्छे से करवा सकें। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के, डांस के, म्यूज़िक के, पेंटिंग के वो शौकीन थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वाजिद अली शाह को भेजा गया, ठीक है, वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया, तो यहाँ पर होता क्या है, इन सभी को बोला गया अंग्रेजों के द्वारा कि तुम भी यहाँ से निकलो, अब हमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं और ये रेवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तालुकदार थे जो कि एक तरीके से बड़े लैंड को होल्ड करते हैं, ठीक है, लैंड होल्डर आप यहाँ पर बोल सकते हो, तो इनको भी एक तरीके से प्रॉब्लम फेस हो रही थी क्योंकि यहाँ पर क्या था, इनको डिसार्म कर दिया गया, इनकी आर्मी छीन ली गई, इनके आने से पहले ये बहुत पावरफुल थे और इनके फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाली पॉलिसी यहाँ पर एक तरीके से लाई गई, जिनसे क्या था, इन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही थी। ये कई सारे परसेंट लैंड पहले मतलब विलेजेस को कंट्रोल करते थे पहले 67%, जो कि घटकर 38% हो जाते हैं। इट मीन्स ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस टाइम पे, है ना। और जो सदन अवध के जो तालुकदार थे वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान हो जाते हैं इस पॉलिसी से। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, इनकी जो वाइफ थी वाजिद अली शाह की, बेगम हजरत महल, ये भी अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स की लड़ाई करती हैं लखनऊ से, है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि जो अवध था ना, उसको नर्सरी कहा जाता था बंगाल आर्मी की, यानी बंगाल के अंदर जो भी आर्मी है उसमें क्या कर रहे थे, अवध के सीपॉय सर्व कर रहे थे। तो जब अवध की यहाँ पर अवध में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अवध में प्रॉब्लम हो रही है, अवध के पीजेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जो अवध के सीपॉय बंगाल आर्मी में सर्व कर रहे थे वो भी इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, और हमारे पीपल, हमारी जगह के पीपल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये पूरी अवध की स्टोरी थी, उस वीडियो को भी आप देख लेना, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी वहाँ पर मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा लास्ट टॉपिक है इमेजेस ऑफ द रेवोल्ट। तो 1857 का जो रेवोल्ट होता है उसमें क्या होता है, बाद में कुछ इमेजेस बनाई जाती हैं।
ठीक है, तो वो इमेजेस इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। सो हेयर यू कैन सी द एग्जामिन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेवोल्ट ऑफ 1857 दैट प्रोवोक्ड ए रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शन। तो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। ठीक है, सो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो, एक हमें पेंटिंग मिलती है जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिसको पेंट किया है थॉमस जॉन बार्कर ने 1859 में। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया रेबेलियन को और लखनऊ को कनकोर किया। एक बात याद रखना, ब्रिटिशर्स ये दिखाएंगे ना कि हम कितने पावरफुल हैं, है ना, मतलब अपने आप को पावरफुल दिखाएंगे, इंडियंस को तो नहीं दिखाएंगे ना। बस यहाँ पर यही दिखाया हुआ है, इंडियंस की यहाँ पर एक तरीके से इंसल्ट की हुई है और अपने आप को सुपीरियर दिखाया हुआ है हर पेंटिंग में, है ना। दूसरी पेंटिंग मिलती है इन मेमोरियम, इसको पेंट किया जोसेफ नियोल, ये जोसेफ है, जोसेफ नियोल पैटोन ने 1859 में। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर कि जो इंडियन रेबल्स यहाँ पर पीछे इंडियन रेबल्स हैं, इनकी वजह से कितनी डरी हुई हैं ब्रिटिश वीमेन, है ना। तो एक तरीके से इनको ये मार देंगे, तो यहाँ पर भी इंडियन के पीपल को बेकार तरीके से दिखाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक और पेंटिंग है मिस व्हीलर, यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसमें क्या यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कितने ब्रेवरी के साथ यहाँ पर ये ब्रिटिश वीमेन ने इंडियन सोल्जर्स को शूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। और ये फोर्स कर रहे थे इस वीमेन को कि आप क्रिश्चियनिटी से हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ। और ये जो बुक है ना, ये बाइबल की है नीचे। उसके बाद यहाँ पर एक और हमें इमेज देखने को मिलती है, इसमें भी देखो कितना ब्रेवरी के साथ दिखाया हुआ है वीमेन को कि किस तरीके से वीमेन क्या कर रही है, इन्होंने इंडियन सिपॉयज को यहाँ पर मारा। ठीक है, तो हम और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये दो इमेजेस में दिखाया हुआ है किस तरीके से जो भी अगेंस्ट में जा रहा है ब्रिटिशर्स के, कैसे ब्रिटिशर्स उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। डेथ की पनिशमेंट दी जा रही है रेबल्स को, यहाँ पर फांसी की सजा दी जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने किस तरीके से पनिशमेंट दी उनको। और उसके बाद इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर देखो किस तरीके से इंडियन सिपॉय को दिखाया गया है, ये छोटी हाइट में। ठीक है, और ये जो स्वॉर्ड है इसमें कवर भी नहीं है ना, अनशीटेड ये स्वॉर्ड है। और दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हाथ यहाँ पर रखा हुआ है, यानी पावरफुल है अंग्रेज और इंडिया के पीपल कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो ये था 1857 का रेवोल्ट। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर 3 अपने चैप्टर्स को कवर किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 चैप्टर्स को कवर किया है। एक यहाँ पर अभी आपका टॉपिक रहता है, इसको भी कर लेते हैं अभी। ठीक है, सो ये है नेशनलिस्ट इमेजरीज वाला। यहाँ पर होता क्या है, जब यहाँ पर इंडिया के अंदर कौन सी इमेजरीज दिखाई जाती हैं, तो इसको इंडिया में बोला जाता है कि ये फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस का, इसमें कई सारे लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, हीरोइक फिगर्स दिखाए जाते हैं, पोएम्स लिखी जाती हैं। ठीक है, जिनमें से एक फेमस पोएम है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से मैस्कुलाइन फिगर इन्हें दिखाया जाता है कि किस तरीके से इन्होंने अपने बेबी को पीछे बांध के और बहुत ही ब्रेवरी के साथ इन्होंने लड़ाई करी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया के अंदर दिखाया जाता है जो भी इमेजेस हैं उनको, राइट। सो अब हमारे तीनों चैप्टर्स रिवाइज हो गए हैं, जिसके अंदर इस वीडियो में हमने तीनों जो अपने चैप्टर हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने आपको शॉर्ट में और अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स के साथ बता दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है जिसने पहले से हिस्ट्री को ज़्यादा नहीं पढ़ा, उसके लिए डिफिकल्टी आ सकती है एक बार में समझने में। आप फिर से इसको एक वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपने नोट्स बनाए हैं, वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो पार्ट 2 में मिलूंगा जिसके अंदर हम अपने 2 चैप्टर को कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे इसी तरीके से। सो ठीक है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, एंड प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, उन्हें भी जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है हिस्ट्री समझने में उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।